युवाल नोआ हरारी की सेपियंस का नाम तो मुझे लगता है लगभग हर किसी ने सुना है। हाँ, और बहुतों ने पढ़ी भी होगी। बिल्कुल। पर आज हम इसके कुछ सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाले आइडियाज की तह तक जाएंगे। वो बातें जो शायद पहली बार पढ़ने पर उतनी साफ समझ नहीं आती। सही कहा, क्योंकि ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो हैं वो क्यों हैं। एक नया नजरिया देती है। हाँ, एक नया नजरिया। तो आज हमारा मकसद यही समझना है कि क्या इंसान की तरक्की का ग्राफ हमेशा ऊपर ही गया है, या हमने कुछ पाने के लिए कुछ बहुत कीमती खो भी दिया है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं, उस मोड़ से जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। देखिए, एक सवाल जो मुझे हमेशा बहुत हैरान करता है वो ये है कि लगभग 70,000 साल पहले धरती पर इंसानों की कम से कम 6 अलग-अलग प्रजातियां थी। हाँ, निएंडरथल थे, डेनिसोवेंस थे और भी कई। और निएंडरथल तो हमसे ज्यादा ताकतवर थे, उनका दिमाग भी हमसे बड़ा था। तो फिर हम यानी होमोसेपियंस कैसे जीत गए? क्या वजह थी कि हम बच गए और बाकी सब खत्म हो गए? ये बेहतरीन सवाल है, और यहीं से हरारी अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। और इसका जवाब वो कहते हैं किसी शारीरिक बदलाव में नहीं है। तो फिर कहाँ है? हमारे दिमाग के अंदर हुए एक बदलाव में, जिसे वो कहते हैं संज्ञानात्मक क्रांति। ये कोई एक दिन में हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि हमारे सोचने और एक दूसरे से बात करने के तरीके में एक जबरदस्त छलांग थी। मतलब हमने बोलना सीख लिया, पर दूसरे जानवर भी तो संवाद करते हैं। जैसे एक बंदर चिल्लाकर बता सकता है कि शेर आया। हाँ, और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हमारी भाषा की असली ताकत ये नहीं थी कि हम बता सकें कि नदी के पास एक शेर है। तो क्या थी? हमारी असली ताकत ये थी कि हम कह सकते थे इस कबीले का संरक्षक आत्मा एक महान शेर है। वाह! हमारी सुपर पावर असल में कहानियां गढ़ना है, ऐसी चीजों के बारे में बात करना जो असल में है ही नहीं। बिल्कुल। हरारी ने साझा कल्पना या मिथक कहते हैं। देखिए, एक असली शेर को 100 लोग देख सकते हैं, पर एक देश, एक कंपनी के शेयर या मानव अधिकार, ये सब क्या है? ये सब कहानियां हैं। हाँ, ऐसी कहानियां जिन पर करोड़ों लोग एक साथ यकीन कर सकते हैं। यही वो पैमाना था, वो स्केल, जो किसी और प्रजाति के पास था ही नहीं। निएंडरथल शायद 50 लोगों के समूह में बहुत अच्छे से सहयोग कर लेते होंगे, पर सेपियंस वो हजारों की संख्या में एक साझा कहानी के नाम पर एकजुट हो सकते थे। एक देवता, एक राष्ट्र या एक राजा के नाम पर। बिल्कुल। और किताब में एक और मजेदार आइडिया है, गपशप का सिद्धांत। हाँ, ये सुनने में थोड़ा मजाकिया लगता है, पर यह बहुत गहरा है। हरारी का तर्क है कि शुरुआती समूहों को एक साथ जोड़ने में गपशप ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। गपशप में? कैसे? ये जानने में कि कौन भरोसेमंद है, कौन धोखेबाज है, किसका किसके साथ क्या रिश्ता है, ये जानकारी एक समाज को चलाने के लिए बहुत जरूरी थी। आज भी तो हम यही करते हैं। सही बात है। हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस पर भरोसा किया जा सकता है। इसी भरोसे के दम पर हम लगभग 150 लोगों के स्थिर समूह बना पाए। ठीक है, तो कल्पना की शक्ति और गपशप ने हमें बड़े समाज बनाने की क्षमता दी, पर लाखों लोगों को खिलाने के लिए सिर्फ कहानियां तो काफी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें जमीन पर एक बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ा, और यहीं से कहानी एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेती है। हाँ, और वो मोड़ है कृषि क्रांति, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुई। और हरारी इसे एक बहुत ही, मैं कहूंगा, भड़काऊ नाम देते हैं, इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। एक मिनट, ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। मतलब खेती के बिना तो बड़े शहर, सभ्यता, आज की तकनीक कुछ भी संभव नहीं था। तो ये पूरी तरह से एक धोखा कैसे हो सकता है? ये तो एक जरूरी समझौता रहा होगा ना? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और हरारी ये नहीं कहते कि खेती जरूरी नहीं थी। वो बस एक फर्क बताते हैं, प्रजाति की सफलता में और एक व्यक्ति की खुशी में। अच्छा, मतलब ये दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। प्रजाति के तौर पर होमोसेपियंस की आबादी खेती की वजह से आसमान छू गई, ये सच है। लेकिन अगर आप एक औसत किसान के नजरिए से देखें, तो उसका जीवन शायद एक शिकारी संग्राहक से ज्यादा मुश्किल और शायद बदतर हो गया था। कैसे? मुझे तो हमेशा यही लगा था कि खेती से जीवन आसान हो गया होगा, एक जगह खाना है, भटकना नहीं पड़ता। हरारी ठीक इसके उलट तर्क देते हैं। एक शिकारी संग्राहक दिन में कुछ घंटे काम करता था, उसका खाना बहुत तरह का होता था, अलग अलग फल, कंदमूल, जानवर। लेकिन एक किसान, उसे सुबह से शाम तक खेतों में कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। उसका पूरा जीवन बस कुछ गिनी चुनी फसलों पर टिक गया था।
जैसे गेहूं या चावल। अगर सूखा पड़ गया या फसल खराब हो गई तो भूखमरी तय थी। बिल्कुल। और ऊपर से एक ही जगह रहने और जानवरों के साथ रहने से नई नई बीमारियां फैलने लगी। किताब में वो एक बहुत मशहूर लाइन है, हमने गेहूं को नहीं पाला, गेहूं ने हमें पालतू बनाया। और ये लाइन, ये इस पूरी बहस का सार है। गेहूं के नजरिए से देखिए, वो मध्य पूर्व के एक छोटे से इलाके में उगने वाली एक मामूली घास थी। आज वो दुनिया के हर कोने में है। वो तो कामयाब हुई, लेकिन इसकी कीमत इंसानों ने अपनी आजादी और सेहत से चुकाई। हम उसके गुलाम बन गए। हाँ, उसकी जरूरतों के हिसाब से अपना जीवन जीने लगे। ये सोचने वाली बात है, क्या आज भी हम ऐसी ही चीजों के गुलाम हैं जिन्हें हम अपनी तरक्की समझते हैं? जैसे हमारा स्मार्टफोन या 9 to 5 की जॉब। हम सोचते हैं कि ये हमारी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। पर शायद इन्होंने हमें पालतू बना लिया है। ये एक शानदार कनेक्शन है। हराली हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं। और इसके दूरगामी परिणाम भी हुए होंगे। बहुत गहरे। पहली बार इतिहास में जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हुआ। इस अतिरिक्त अनाज ने आबादी तो बढ़ाई, लेकिन साथ ही समाज में एक नया ढांचा भी बनाया। एक छोटा सा अभिजात्य वर्ग उभरा, राजा, पुजारी, सैनिक, जो उन किसानों के उगाए अनाज पर जीते थे जिन्होंने असल में मेहनत की थी। और यहीं से वर्ग भेद और शोषण की शुरुआत हुई। बिल्कुल। तो इस अतिरिक्त अनाज और बढ़ती आबादी ने बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों की नींव रखी। लेकिन लाखों करोड़ों अजनबियों को एक साथ कैसे चलाया जाए? सिर्फ राजा का डर तो काफी नहीं होगा। नहीं। यहीं पर उन साझा कहानियों की भूमिका फिर से आती है ना? बिल्कुल। यहीं पर उन चीजों की भूमिका आती है जिन्हें हरारी कल्पित व्यवस्थाएं कहते हैं। यानी वो नियम और कहानियां जिन्हें हम सबने मिलकर सच मान लिया है, जैसे कानून, पैसा या धर्म। कोई उदाहरण? जैसे प्राचीन बाबिलोन का हम्मुराबी का कोड। वो कहता था कि समाज 3 वर्गों में बटा है, ऊंचे लोग, आम लोग और गुलाम। ये कोई प्रकृति का नियम नहीं था। ये एक कहानी थी जिसे सबने मान लिया था, और इन कहानियों ने समाज में जो ऊंच नीच थी उसे सही ठहराया, ये कहकर कि ये तो प्राकृतिक है या ईश्वर की मर्जी है। एकदम सही। और इन कल्पित व्यवस्थाओं के साथ 2 और ताकतों ने मिलकर पूरी मानव जाति को एक करने का काम किया। कौन सी 2 ताकतें? पैसा और साम्राज्य। पैसा, ये तो कमाल का विचार है। मतलब कागज का एक टुकड़ा या स्क्रीन पर कुछ नंबर, इनकी अपनी तो कोई कीमत नहीं है, पर ये दुनिया में कहीं भी चल जाते हैं। हाँ, ये तो वो सबसे बड़ी कहानी है जिस पर हम सब यकीन करते हैं। और ये भरोसे का एक अद्भुत सिस्टम है। पैसा अजनबियों को भी सहयोग करने का मौका देता है। एक सैनिक और एक डॉक्टर हो सकता है एक ही भगवान में यकीन ना करें या एक ही राजा को ना माने, लेकिन वो दोनों पैसे पर यकीन करेंगे। बिल्कुल। पैसे ने हर चीज को एक दूसरे में बदलने लायक बना दिया। जमीन, मेहनत, हुनर, सब कुछ। इसने व्यापार को एक वैश्विक स्तर पर पहुंचा दिया। और दूसरा था साम्राज्य। साम्राज्यों के बारे में हमारी सोच अक्सर थोड़ी नकारात्मक होती है। कब्जा, हिंसा, शोषण। और वो सब सच है। साम्राज्य अक्सर हिंसा और जुल्म पर ही बने थे। लेकिन हरारी ये भी कहते हैं कि उन्होंने अनजाने में दुनिया को एक करने में मदद की। वो कैसे? उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और जातियों के लोगों को एक शासन के तहत ला दिया। इससे विचार, तकनीक और भाषाएं बहुत तेजी से फैलीं। धीरे धीरे हम और वो का फर्क मिटने लगा और एक वैश्विक संस्कृति की नींव पड़ी। तो कल्पित व्यवस्थाएं, पैसा और साम्राज्य, इन तीनों ने मिलकर दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन फिर लगभग 500 साल पहले एक और क्रांति आई। एक ऐसी क्रांति जिसने इंसान को इतनी ताकत दे दी जिसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और वो थी वैज्ञानिक क्रांति। और इसका मूल मंत्र बहुत सरल लेकिन बहुत क्रांतिकारी था। क्या था वो? वो था अज्ञानता की खोज। अज्ञानता की खोज। हाँ, यानी ये हिम्मत से स्वीकार करना कि हम नहीं जानते। ये तो बड़ा अजीब लगता है, ये मानना कि हम कुछ नहीं जानते। इसने हमें इतना शक्तिशाली कैसे बना दिया? ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इससे पहले ज्ञान उसे माना जाता था जो पुरानी धार्मिक किताबों या परंपराओं में लिखा है। ये माना जाता था कि सारे जरूरी जवाब पहले ही दिए जा चुके हैं। अच्छा। लेकिन वैज्ञानिक क्रांति ने कहा, नहीं, असली ज्ञान वहां बाहर है, उसे अवलोकन और प्रयोग के जरिए खोजना होगा। इस एक सोच ने ज्ञान के सारे दरवाजे खोल दिए। और इसी सोच ने फिर तकनीक को जन्म दिया,
जिसने हमें ये अभूतपूर्व ताकत दी। बिल्कुल। और ये एक चक्र बन गया। विज्ञान ने नई तकनीक दी, तकनीक ने साम्राज्यों को और ताकतवर बनाया, और साम्राज्यों ने विज्ञान को और पैसा और संसाधन दिए ताकि वो और खोज कर सके। विज्ञान, साम्राज्य और पूंजीवाद का गठबंधन। हाँ, और ये गठबंधन आज भी दुनिया चला रहा है। इसने इंसान को इस ग्रह का निर्विवाद स्वामी बना दिया। और यहीं पर किताब अपने सबसे गंभीर और शायद सबसे डरावने सवाल पर पहुंचती है। ये सारी ताकत हमें कहाँ ले जा रही है? हाँ, हरारी कहते हैं कि अब तक जीवन का विकास प्राकृतिक चयन के नियमों से होता आया है, नेचुरल सिलेक्शन। हाँ, लेकिन अब इतिहास में पहली बार हम इंसान इन नियमों को तोड़कर इंटेलिजेंट डिजाइन की ओर बढ़ रहे हैं। हम जीवन को ही डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, साइबॉर्ग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। हम जीन एडिटिंग से बीमारियां मिटा सकते हैं, तो शायद भविष्य में बेहतर याददाश्त या ज़्यादा बुद्धिमत्ता भी डिज़ाइन कर सकेंगे। हम इंसानी दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। ये चीज़ें बहुत गहरे नैतिक सवाल खड़े करती हैं। जैसे कि इंसान होने का असल में मतलब क्या है? क्या हमें ये सब करने का हक है? हम क्या बनना चाहते हैं? तो ये था सेपियंस के मुख्य विचारों का एक सफर, एक महत्वहीन जानवर से इस ग्रह का मालिक बनने तक की हमारी कहानी। ऐसी कहानी जो हमारी कल्पना करने और साझा कहानियों पर विश्वास करने की बेजोड़ क्षमता से चलती है। और किताब का जो केंद्र संदेश है वो यही है कि सेपियंस की सफलता का राज उसकी अनोखी संज्ञानात्मक क्षमताओं में है। लेकिन इस सफलता की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। कीमत? हाँ, कृषि क्रांति ने शायद हमारी व्यक्तिगत खुशी छीन ली। वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति ने हमारे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को लगभग तबाह कर दिया है। और अंत में एक सवाल जो सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। हरारी पूछते हैं, अब जब हम खुद ईश्वर की तरह बनाने और नष्ट करने की शक्ति हासिल कर रहे हैं, तो हम असल में चाहते क्या हैं? हमारी इच्छाएं क्या हैं? शायद सबसे खतरनाक चीज यही है, जैसा वो लिखते हैं, असंतुष्ट और गैर जिम्मेदार देवता जो ये नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में हमारे काम ही देंगे।